Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th March 2025. 20 मार्च 2025 का एनालिसिस देखेंगे और आज जो शुरू के 3 क्वेश्चन मैं ले आया हूँ मजा आ जाएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखा होगा। यूपीएससी हर साल, चूंकि फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स वही है, तो हर साल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछती कि कौन सी लेक सूख रही है, कौन सा गांव डूब गया, कौन सा क्या हो गया। इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो जरूर पूछते हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो वैसे 2-3 क्वेश्चन मैं भी लेकर के आया हूँ रिसेंटली जो न्यूज में थे। जैसे कि आप 3 क्वेश्चन पहले देखेंगे। अच्छा, लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रहा हो या क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो या न्यूज अच्छी लग रही हो या ऐसे झूठ मूठ का कुछ भी लिखना हो लिख सकते हो ना, बट लिखना जरूर, अटेंडेंस जरूर देना, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। मुझे भी अच्छा लगता है यार, भले झूठ में विदेश का नाम लिख दो लेकिन लिख दो, है ना। डू दैट फ्रॉम योर एंड। कुछ लोग सही भी लिखते हैं, हालांकि ह्यूस्टन से भी हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, बट डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल आप देखेंगे, विच कंट्रीज लास्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन हम्बोल्ट माउंटेन्स डिसअपियर्ड इन 2024। किस कंट्री का आखिरी ग्लेशियर जो कि हम्बोल्ट माउंटेन्स में लोकेटेड है वो डिसअपियर हो गया 2024 में। हम्बोल्ट नाम से एक घंटी बजी होगी। हम्बोल्ट नाम का एक ओशन करंट भी है ना, कोल्ड ओशन करंट है शायद। तो आप लोग बताइएगा मुझे कहाँ पर है ये। ऑप्शन है ए पेरू, बी ए पेरू, इसमें एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, चलो मैं बता। ए पेरू, बी चिली, सी इक्वाडोर या डी पराग्वे। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग को करना है। यहाँ ऑप्शन लिखा है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर है। दूसरा सवाल है, इन 2024 विच सबमर्ज्ड विलेज re-emerged in Greece as a result of Lake Mornos shrinking significantly due to severe drought condition। 2024 में एक गांव जो सबमर्ज्ड था वो रीएमर्ज हो गया ग्रीस में एज अ रिजल्ट ऑफ लेक मोरनोस। तो एक लेक का नाम आ गया लेक मोरनोस जो कि श्रिंक कर गई। तो आपको बताना है क्या नाम था उस गांव का, और इसका आंसर है कैलियो। कैलियो नाम का गांव था जो कि री इमर्ज कर गया ग्रीस में। क्यों री इमर्ज कर गया? क्योंकि लेक मोरनोस जो थी वो श्रिंक हो गई थी। तो लेक, ये कैलियो नाम का जगह है, जरूर याद रखना, ठीक है ना। अगला सवाल है, विच लेक इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन ड्राइंग अप। यूएस में कौन सी लेक है जो ड्राई हो रही है, सूख रही है। लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट टू एडवोकेट फॉर मैंडेटरी वाटर कट्स टू प्रिवेंट फर्दर डिप्लीशन। तो यूएस में इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि भाई अब वाटर कट करो ताकि इसका डिग्रेडेशन रुक जाए या इसका डिटीरियरेशन रुक जाए। तो कौन सी लेक है? ऑप्शन आर ए ग्रेट साल्ट लेक, बी इज लेक मीड, सी इज लेक पॉवेल या डी लेक साल्टन सी। तो इसका करेक्ट आंसर बता दो। इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो याद रखिएगा ग्रेट सॉल्ट लेक यूएस में सूख रही है। ग्रीस में मैंने लेक मोरनोस बता दी जिसके सूखने के कारण गांव री इमर्ज कर गया, उसका नाम था कैलियो नाम का गांव है। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है जिसका आंसर आपको करना है। क्या क्वेश्चन है? कंट्री, किस कंट्री का लास्ट ग्लेशियर जो कि हम्बोल्ट माउंटेन्स में है, हम्बोल्ट से ही आंसर आपको आ जाएगा, है ना, वो डिसअपियर हो गया 2024 में। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है ना, दे ही देना। अगले न्यूज में आते हैं। अगली न्यूज ये न्यूज़पेपर के ये फोटो में है ना। मैंने 2-3 बार पेपर बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पेपर में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा ये बैल बने हुए हैं, 4-5-6 बैल बने हुए हैं। अब ये बैल कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं बागड़ रथ यात्रा में। कहाँ जा रहे हैं? बागड़ रथ यात्रा में जा रहे हैं। और ये बागड़ रथ यात्रा कहाँ होती है? ये होती है बवधान नाम की जगह जो कि सतारा मध्य प्रदेश में है, सतारा महाराष्ट्र में है। मुझे लगता है मेरी नींद हुई नहीं है इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो बवधान सतारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है और यहाँ पर बागड़ रथ यात्रा जो है वहाँ हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या, इस रथ यात्रा में 8 जो बुलॉक्स होते हैं, मतलब 8 बैलों को चुना जाता है। बहुत सारे बुलक्स आते हैं, उनमें से 8 को चुना जाता है, फिर वो रथ खींचते हैं, ठीक है ना। तो बागड़ रथ यात्रा, बवधान, सतारा, महाराष्ट्र, ये लोकेशन जरूर याद रखना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, नासा एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड इन स्पेस फॉर 9 मंथ रिटर्न टू अर्थ बाय स्पेसएक्स शिप। तो स्पेसएक्स से वापस आ गई हैं सुनीता विलियम्स, बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर के आईपीएल के बाद गई थी, इस साल के आईपीएल के पहले आ गई, तो आईपीएल तो नहीं छूट रहा, ये अच्छी बात है। तो स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसशिप से वापस आई हैं। 4 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। ये वही 4 लोग नहीं, ये वो 4 लोग नहीं है जो घर के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन ये वो 4 लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से हैं ये? तो इनके नाम है बुच विलमोर, सुनीता विलियम्स, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव।
प्लीज मेक श्योर कि आपको इन चारों के नाम याद रहें, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है कि इनमें से कौन थे कौन नहीं थे इस मिशन में, क्योंकि ये साल भर न्यूज में रहा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत टारगेट करता है। तो इन चारों के नाम याद रखना, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ठीक है ना। 8 दिन का इनका मिशन होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वो खराब हो गया, तो ये टोटल 9 महीने रह गए। आई थिंक 286 दिनों तक रह गए। अच्छा, याद रखिएगा, क्या ये सबसे अधिक बड़ा रिकॉर्ड है? क्योंकि यूपीएससी ये भी पूछता है कि सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा टाइम तक सुनीता विलियम्स रही हैं एक मिशन में। ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अमेरिकन जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है फ्रैंक रूबियो का, जो 371 दिन तक थे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो रशियन कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलियाकोव का है, ठीक है ना। याद रखिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो रशियन कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलियाकोव का है, जिसने 437 कॉन्जिक्यूटिव डेज स्पेंड किए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। मीर स्टेशन में अबोर्ड थे ये 437 कॉन्जिक्यूटिव डेज वेलेरी पोलियाकोव। और अमेरिकन अगर रिकॉर्ड देखें तो फ्रैंक रूबियो 371। तो मतलब ये जो सुनीता विलियम्स का ये 6th नंबर पे आता है। आई थिंक सुनीता विलियम्स का जो है ना ये 286 दिन का, आई थिंक 6th रैंक पर आता है ना। तो ये प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, और जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, देखो, अब सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन स्टेट्स क्लेम्स ऑफ हाई पर कैपिटा इनकम एंड पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। उन्होंने बोला, भाई एक बात बताओ, मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूं स्टेट्स के, स्टेट ये कह रही है कि 70% उनकी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो है ना, और पर कैपिटा में आप बोल रहे हो कि पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ गई है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रही है ना। जब पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपके यहाँ 70% की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों है ना। तो इसका मिसमैच थोड़ा समझाने की आवश्यकता। हालांकि अगर आप देखो तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर जब पैसा बहुत कम लोग होल्ड करेंगे ना, बहुत कम लोग अपने पास पैसा अगर होल्ड कर रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा दिखेगी, है ना। क्योंकि इकोनॉमी में जब आप पढ़ोगे ना, इकोनॉमी में हमेशा ये आएगा कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ गुड मेजर टू मेजर ग्रोथ, है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा मेथड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें यही दिक्कत आती है, पर कैपिटा इनकम ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है कि सबके पास पैसा है कि नहीं, इनकम की डिस्पर्जल कितना है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो नहीं बता पाता पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज पूछी कि आप भैया आप बताओ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि कैसे 70% पॉपुलेशन आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जब आप सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दे रहे हो, वेलफेयर स्कीम्स दे रहे हो, राशन शॉप्स हैं, पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो फिर इतने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो कैसे हैं, है ना। तो या तो आप स्कीम्स केवल और केवल कुछ सेक्शंस को टारगेट कर रहे हो एक पॉलिटिकल टूल के रूप में फॉर पॉपुलैरिटी, या फिर आपने सही से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में पूछा कि भाई एक तरफ से आप मुझे ये बताते हो कि आप बहुत अच्छी स्कीम चला रहे हो, आप सबको पैसा दे रहे हो, आप औरतों को पैसा दे रहे हो, आप पीडीएस स्कीम चला रहे हो, आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये बता रहे हो कि 70% ऐसे हैं जो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑल अबाउट? सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हालांकि जो मैंने आपको बताया कि इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ ट्रू मेजर of income distribution, it is not a true measure of equality income and all, तो please make sure you remember that point as well. इसके अलावा उनका ये भी कहना था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनएफिशिएंट तो नहीं है आपका पीडीएस सिस्टम, तो उसको इसकी इनएफिशिएंसीज को दूर करो और मेक श्योर करो कि जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंच सकें। तो मेक श्योर टू डू दैट। एंड आर्टिकल 21 तभी फुलफिल हो पाएगा जब फंडामेंटल राइट टू फूड उसके अंदर है, आर्टिकल 21 के अंदर का। तो ये पूरा तभी हो पाएगा जब सबको खाना मिल पाएगा, स्पेशली वो जिनको नहीं मिल रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। इंडिया एआई मिशन एंड गेट्स फाउंडेशन टू साइन पैक्ट ऑन एआई। तो बस ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया एआई मिशन आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कोशिश की है कि एआई में इंडिया का एक लोकलाइज्ड लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया जाए, जैसे चैट जीपीटी है ना। और चैट जीपीटी पहले तो फ्री लाया गया, फिर उसके बाद बोला कि प्रो वर्जन है, ये वर्जन है, ब्रो वर्जन है। एंड इसके बाद जैसे बहुत सारे हैं, डीप सीक चाइनीज़ है, चाइना का माल वैसे ही हम इस्तेमाल नहीं करते।
और वैसे भी चाइना, जब डीप सीक में मैंने कई चीज़ें टेस्ट करके देखी ना, जहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश का नाम आएगा, जहाँ पे भी कुछ भी ऐसी चीज़ आती है ना जो चाइना और इंडिया में कंटेंशियस है, तो वो बोलना बंद कर देता है। उसकी जुबान ही नहीं खुलती, इतना डरा के रखा है इसको कि वो कुछ नहीं बोल पाता। कई बार तो बोल के मिटा देता है। तो आप टेस्ट करना, ये बड़ा मज़ा आएगा आपको। उसको ऐसे ऐसे गलत गलत सवाल पूछना, उल्टे उल्टे सवाल जिसमें चाइना की एंटी हो ना, तो वो नहीं कर पाता है ना। उससे बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरी जबान टूट जाएगी। और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको याद रखना कि इंडिया अपना खुद का लैंग्वेज मॉडल डेवलप करना चाहता है, और इसके लिए गेट्स फाउंडेशन जो है वो एआई के लिए पैक्ट साइन कर रही है। गेट्स फाउंडेशन मतलब वही बिल गेट्स वाली, तो आप सबको पता होगा। और बिल गेट्स अभी किसानों से भी मिला था कि हम स्टार्टअप बनाएंगे इंडिया के लिए, किसानों को कुछ करेंगे। अब पता नहीं क्या ही करेंगे, बट ठीक है। आगे मूव करते हैं। फिलीपींस कीन ऑन इंडिया ज्वाइनिंग द स्क्वाड। अब देखो, क्वाड तो आपको पता होगा, क्वाड क्या था? 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है ना। अब एक स्क्वाड भी है। स्क्वाड जो है वो क्या है? स्क्वाड जो है वो आपका मैरीटाइम ग्रुपिंग है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस यूएस की। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और यूएस की जो ग्रुपिंग है उसको बोलते हैं स्क्वाड, है ना। तो क्वाड के 3 मेंबर तो आपको दिख रहे हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। एक स्क्वाड में फिलीपींस और जुड़ जाता है। तो फिलीपींस जो है वो कह रहा है इंडिया और साउथ कोरिया भी ज्वाइन कर ले हमको, इंडिया और साउथ कोरिया भी हमको ज्वाइन कर ले। वैसे भी हम लोग साउथ कोरियन सीरीज इतनी देख रहे हैं इंडिया में कि दोनों साथ ही आ रहे हैं, दोनों के नाम। तो स्क्वाड में याद रखना, अभी इंडिया साउथ कोरिया दोनों नहीं है, और फिलीपींस चाहता है कि दोनों आ जाए। फिलीपींस चाहता है, इसका मतलब फिलीपींस तो है ही। तो बस आप याद रखिएगा, क्वाड के जो बाकी मेंबर्स हैं उनमें केवल इंडिया नहीं है, और बाकी 3 है और एक फिलीपींस एक्स्ट्रा है। तो स्क्वाड के मेंबर आपको याद रखेंगे। उनका यह कहना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई। तो चाइना चूंकि हमारा दुश्मन है, फिलीपींस बोल रहा है साउथ चाइना सी के कारण, और चाइना इंडिया का भी दुश्मन है, एक्साई चीन और बहुत सारे कारणों से। तो क्यों ना दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लिया जाए। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक बहुत ही प्यारा है, मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सबके दिल के भी बहुत करीब होगा, एल नीनो और लानीना, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है। ठीक है ना। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। अब एल नीनो और लानीना क्या होता है? देखो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो क्या देता है स्टेटमेंट इसमें? पहला देता है कि कौन सा ओशन इन्वॉल्व है और कौन कौन से साइड इन्वॉल्व है। कई बार आपको लिख देगा एल नीनो लानीना इंडियन ओशन कारण है, या बोल देगा सॉरी, या बोल देगा अटलांटिक ओशन के कारण है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोलता रहता है। अब देखो, एल नीनो लानीना एक्चुअली में सी सरफेस टेम्परेचर सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। क्या होता है, जब आपका सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन अनयूजुअली वार्म हो जाए, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, किस किस पार्ट का? सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का अनयूजुअली वार्म पैटर्न हो जाए, मतलब जो पेरू वाला साइड है ना, पेरू वाला जो साइड है, वहां पे जब अनयूजुअली वार्म टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर आपका ये क्या होता है? तो फिर आपका एल नीनो होता है। अब पेरू वाले साइड में मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, देखो जिधर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ बारिश उधर ही आती है। बारिश ठंडी वाली जगह में नहीं आएगी, बारिश होगी कहाँ पे? गर्म वाली जगह में। तो जैसे ही सेंट्रल और ईस्टर्न जैसे ही सेंट्रल और ईस्टर्न जो पैसिफिक है, यानी कि आपका जो पेरू वाला साइड है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वहाँ बारिश होना शुरू हो गई। अब जब वहाँ बारिश होना शुरू हो गई तो जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है, जो मतलब आपका इंडोनेशिया वाला मार्जिन है, वहाँ बारिश फिर कम हो जाती है। तो ये एल नीनो कहलाता है। और दूसरा, जब आप देखेंगे लानीना में, जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक है वो कूलर हो जाएगा, यूजुअली कूलर हो जाएगा। तो मैं अगर आपको बहुत ही सुंदर डायग्राम बना करके दिखा दूँ, तो ये अगर ये वाला जो मार्जिन है ना, जैसे ये आपका ये साउथ, ये पेरू वाला साइड है, और इधर आपका ये इंडोनेशिया वाला साइड है ना। तो यहाँ जब गर्मी ज़्यादा है, ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक है, इधर अगर गर्मी ज़्यादा है, मतलब ये वार्म अगर है, ये अगर वार्म है ये साइड, तो यहाँ बारिश हो जाएगी। दिस रीजन विल हैव रेन एंड दिस विल नॉट हैव रेन, है ना। तो याद रखिएगा, इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। ओके, सो दिस विल नॉट हैव रेन एंड दिस विल हैव रेन। ठीक है, तो ये आपका ये था साउथ अमेरिका और इधर इंडोनेशिया था। ठीक है, अब ये साइड जब ईस्टर्न पैसिफिक आपकी जब कूलर होगी, तो मैंने आपको कहा कूलर में बारिश नहीं होती, तो यहाँ बारिश नहीं होगी, एंड ये वार्मर हो जाएगी जो वेस्टर्न साइड है, तो यहाँ बारिश होगी। तो इंडोनेशिया साइड में फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एल नीनो एंड लानीना। अब एक और कंसेप्ट इसी में है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। अब इंडियन ओशन डाइपोल जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम इंडियन ओशन की ही बात कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन डाइपोल के 2 देखे जाते हैं, एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब है कि जब वेस्टर्न इंडियन ओशन डाइपोल जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो वार्म हो जाए और ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है वो कूलर हो जाए। ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडियन ओशन में क्या होता है, वार्मर वेस्टर्न होता है
और ईस्टर्न जो आपका इंडियन ओशन है वो कूलर हो जाए, तो ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इससे बारिश बढ़ती है, ठीक है ना। और इसका दूसरा इफेक्ट है वो है निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, जिसमें कि आपका वेस्टर्न जो है वो कूलर हो जाएगा, है ना, तो वहाँ पर बारिश घट जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल एंड पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। अ रीजनल डिवाइड इन ब्लू कॉलर वर्कर्स, यहाँ पे बात है ब्लू कॉलर जॉब्स की। तो ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होता है? तो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं बेसिकली वो एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो कि परफॉर्म करते हैं मैनुअल लेबर। याद रखिएगा, स्पेशली एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जो मैनुअल फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं ना, उनको हम ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। जो पढ़ाई लिखाई वाले जॉब करते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज, उनको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये तो आपको पता होगा वाइट कॉलर जॉब वाले। एंड ब्लू कॉलर जॉब वर्कर्स बेसिकली वो हैं जो मैनुअल लेबर परफॉर्म करते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एंड देयर वर्क इन्वॉल्व्स फिजिकल टास्क रादर देन ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज़्यादा नहीं रहता इनका रहता है फिजिकल टास्क, ठीक है ना। एंड दे कैन बी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। दे टिपिकली अर्न वेजेस रादर देन फिक्स्ड सैलरी। तो ये वेजेस ज़्यादातर मिलता है इनको, फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज, आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, इज द अपार आईडी फॉर स्टूडेंट्स मैंडेटरी। नाउ व्हाट इज दिस अपार आईडी? अपार आईडी इज बेसिकली ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ फुल फॉर्म, याद रखने का, यूपीएससी पूछ भी सकता है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये पार्ट है इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसका एम है टू क्रिएट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। इसका एम क्या है? टू क्रिएट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी सिस्टम फॉर ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्यों बनाया जा रहा है? फॉर ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए। एंड इसको लिंक किया जाएगा आधार से, जो कि डिजी लॉकर में भी स्टोर्ड रहेंगे। एंड इससे वेरिफिकेशन भी आसान रहेगा एंड ट्रांसफर हो सकता है एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का। आजकल आपको पता है ना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो क्रेडिट सिस्टम भी आ गया कि आपने जितना पढ़ते जाएंगे आपको क्रेडिट मिलता जाएगा। वो क्रेडिट रिपोजिटरी बनेगी, क्रेडिट स्टोर होगा, फिर वो जब आप स्कूल ट्रांसफर करोगे तो वही क्रेडिट सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये सब लिंकेज कहाँ से होगा? ये अपार आईडी से ही लिंकेज होगा, है ना। ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एंड ये जनरेट कैसे होता है? थ्रू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो यूडाइस प्लस पोर्टल है ना, यूडाइस, UDISE, यूडाइस प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो वहाँ पे जनरेट होता है। स्कूल्स आर बीइंग प्रेशर्ड टू अचीव 100% रजिस्ट्रेशन। स्कूलों को ऐसे चिकोटी काट काट के बोल रहे हैं कि भाई 100% करो, और सामने से बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना है। अरे जरूरी नहीं है, अरे मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी, आप तो वॉलंटरी कर लो। लेकिन वहाँ से धीरे से चिकोटी काटते हैं बगल में, बोलते भाई 100% करना है आपको, है ना। तो CBSE स्कूल्स भी इसलिए अपार को मैंडेटरी कर रही हैं, लेकिन ऑफिशियली ये वॉलंटरी है, ठीक है। बट स्कूल्स एंड स्टेट अथॉरिटीज को प्रेशर किया जा रहा है, पेरेंट्स को भी, कि आप रजिस्टर करें। गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ट्रांसफर, एडमिशन, जॉब एप्लीकेशन, स्किल डेवलपमेंट में, सब में। एंड कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, वो इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि ऑथर का ये कहना है कि भाई अभी तक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है पेरेंट्स के पास, जिस कारण से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एंड ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि भैया अपार की पॉलिसी कैसे वर्क करेगी। एंड ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि डेटा कलेक्शन बियॉन्ड एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो प्राइवेसी और पोटेंशियल मिसयूज का कारण बन सकता है बाद में, तो ये भी एक इशू है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे बात चल रही है स्टील फ्रॉम वियतनाम एंड चाइना फेसेस 12% ड्यूटी। अब देखो क्या होता है, जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है सब्सिडी मिलती है। कहाँ कहाँ? वियतनाम में भी सब्सिडी मिलती है और चाइना में भी सब्सिडी मिलती है स्टील प्रोडक्शन में। तो वहाँ का ऑब्वियसली बात है स्टील सस्ता हो जाएगा। अब जब वहाँ सस्ता होगा तो इंडिया में वो सस्ता बेचेंगे, और इंडिया में अगर सस्ता बेचेंगे तो हमारे वाले जो यहाँ के लोकल एक्सपोर्टर्स, लोकल जो सेलर्स हैं, वो उनको नुकसान होगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उनके ऊपर अलग से ड्यूटी लगाई जाती है, जो जिन कंट्रीज में इस तरीके के सब्सिडीज के कारण महंगा हो जाता है। तो जब सब्सिडी के कारण कोई प्रोडक्ट महंगा रहता है तो इंडिया में जो ड्यूटी लगती है उसको हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ सकता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती क्या है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है जिनको उनकी होम कंट्री में सब्सिडी मिल रही हो, ठीक है ना। अच्छा, कई बार ये भी होगा कि कई बार ऐसा भी होगा सब्सिडी नहीं मिल रही होगी, बट जबरदस्ती इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि उसको फिर कौड़ियों के दाम बेचना शुरू कर देंगे वो लोग, जैसे चाइना करता है।
कोई कोई चीज़ इतना प्रोड्यूस कर लेती कि भले उसमें पैसा लगाओ बट फिर वो कौड़ियों के दाम में दूसरी कंट्री को बेचना शुरू कर देते, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनके यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो बेचते हैं, बेचना है भाई, बेचना है। तो ये बोलते हैं डंपिंग बोलते हैं इसको। तो इसके अगेंस्ट जब ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, याद रखिएगा, एडीडी बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी अब लगाता कौन है? तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, सीधा साधा आंसर है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इसको लगाता है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, याद रखिएगा, डीजीटीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो है वो रिकमेंड करता है फॉर प्रोविजन ऑफ दिस सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर विलिंग ड्यूटी, ये सारी ड्यूटी वो करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया। आगे मूव करते हैं, देखते कुछ और है क्या। तो यहाँ पे कोसोवो के बारे में आया है। कोसोवो के बारे में तो मैं बता दूं, कोसोवो क्या है एक्चुअली। कोसोवो एक कंट्री है जो कि पहले पार्ट थी सर्बिया की, इट वाज पार्ट ऑफ सर्बिया, है ना। एंड अल्बेनियस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सर्बिया का ये पार्ट हुआ करती थी। और फिर आप सबको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, है ना। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो फिर ये अलग हो गई और अलग हुई, लेकिन चूंकि इसमें अल्बेनियन पॉपुलेशन, सर्बियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सर्ब कम्युनिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सर्बिया ने इसको बोला कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप हमारा हिस्सा रहोगे। बट कोसोवो का कहना था कि नहीं, हम भाई अलग हैं, हम अलग, हमको अपने मत शामिल करो। इस कारण से कोसोवो वॉर भी हुआ था। कब हुआ था? 1998 1998 और 1999 में कोसोवो वॉर भी हुआ था, जिसमें फिर नेटो ने इंटरवीन किया। और नेटो ने जब इंटरवीन किया तो अब वहाँ पे यूएन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिर अब नहीं, पहले यूएन एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर उसको रिकग्निशन कर दिया गया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है ना। लेकिन सर्बिया, रशिया, चाइना आज भी इसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, याद रखिएगा। यू विल रिमेंबर दैट। कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट जरूर याद रखना, है ना। तो मेन कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? सर्बिया के साथ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।